हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल जो टॉपिक डिस्कस हुआ था बेवकूफ़ वाला, उसके अंदर काफ़ी मुझे पॉजिटिव रिस्पांस, मतलब काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। लगभग 90% से ऊपर, आप कहें 98% जैसे रिस्पांस जो है पॉजिटिव देखने को मिले। लोग कह रहे थे कि भाई आप अपना काम कंटिन्यू रखिए, लोगों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे अच्छा लगा। और काफ़ी लोगों ने यही राय रखी कि भाई आपके जो सजेशंस वगैरह होते हैं एकदम क्लियर होते हैं, साफ होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब काफ़ी लोग पॉजिटिव सोचते हैं। तो वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, कल सेजिलिटी इंडिया की आईपीओ की लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करें, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा स्विगी आईपीओ, एक्मे सोलर की आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। फिर दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ, आज आरएचपी फाइल होने वाली थी, क्या अपडेट है, फाइल हुई है नहीं हुई है, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। फिर न्यूवा बुपा के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम देखने को मिला। अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस, सब्सक्रिप्शन, सारी चीजें जानेंगे। जिंका लॉजिस्टिक का आईपीओ, उसका भी डिमांड वगैरह क्या चल रही है, उसके बारे में भी जानेंगे, जो 13 नवंबर को ओपन होने वाला है। और दोस्तों, वारी एनर्जीज का जो आईपीओ था, उसका शेयर जो है लगातार डाउन होता जा रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है, आगे क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर मार्केट की बात करें तो आज मार्केट जो है सेंसेक्स निफ्टी को देखे तो फ्लैट क्लोज हुए, मतलब ज्यादा कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है, एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई है। हालांकि सेंसेक्स जो है 80,000 के पार भी हुआ था, निफ्टी जो है 24,300 के आसपास भी गया था। तो मतलब पॉजिटिव रिकवरी आई थी। उसके बाद क्या है कि फ्लैट क्लोजिंग हुई है। फिर आज निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी और निफ्टी फाइनेंस, इसके अंदर तेजी देखने को मिली है, आधा % के आसपास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल रिकवरी देखने को मिली है। बाकी निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप में आज हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अभी भी वॉलेटिलिटी जारी है। जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा जा रहा है अभी म्यूचुअल फंड की ओर जा रहा है, मतलब लोग सेफेस्ट साइड देख रहे हैं, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर ही आ रहा है, बट थोड़ा म्यूचुअल फंड की ओर लोगों का ज्यादा रुख हो रहा है। तो अभी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी रहेगी। अब एफआईआईस कब तक सेलिंग करते हैं, देखते हैं अभी कब तक इनकी सेलिंग रुकती है। अब दोस्तों, आईपीओ की बात करें उससे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले न्यूवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ, तो ये टोटल 3 दिन के अंदर सब्सक्राइब हुआ है 1.90 गुना के आसपास, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। पहले दिन ये फुल्ली सब्सक्राइब आप कह सकते हैं, लगभग अच्छा सब्सक्राइब हो गया था। पहले ही दिन इसको अच्छा सा रिस्पांस मिला था। फिर 2 दिन तो बहुत कम रिस्पांस मिला है। टोटल 2304 करोड़ रुपए लगे हैं इस आईपीओ पर। क्यूआईबी पोर्शन 2.17 गुना के आसपास 1400 करोड़ रुपए तो क्यूआईबीज ने लगाए हैं। बाकी एनआईआई पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। रिटेल पोर्शन 2.88 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, कौन कौन सी कैटेगरी में किया है, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। पहले दिन तो रिस्पॉन्स ठीक था, बट ओवरऑल रिस्पॉन्स ही नहीं है इसको मिला। अब जो चांसेस है बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई के अंदर तो 100% चांसेस है, सबको मिल जाएगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर 35 से 40% चांसेस है, बट एनआईआई पोर्शन अंडर सब्सक्राइब रहा है, तो मुझे लगता है रिटेलर्स को भी कुछ फायदा मिल सकता है और ज्यादा। और इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है के फिनटेक की वेबसाइट पर आ जाएगा कल की तारीख में 12 नवंबर को। वैसे अलॉटमेंट को लेकर किसी को एक्साइटमेंट होगा भी नहीं। लोग कह रहे हैं कि भाई डिमांड तो है नहीं, अलॉट हो ही ना। जीएमपी वगैरह तो कोई भी डिमांड नहीं है, ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी खास डिमांड नहीं बता रही है। फिर दोस्तों, सेजिलिटी आईपीओ, इसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करें। देखिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के लेना है। मैं सिर्फ आपको जानकारी दूंगा, उस बेसिस पर आप थोड़ा बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले कल इसकी लिस्टिंग डेट है 12 नवंबर को। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 9:35 तक आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लो आपको लगता है कि पहले ये गिर जाएगा तो आप उसको पहले सेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि बढ़ जाएगा, मुझे लेना है, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। तो प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। अब एक्सपेक्टेड अंदाजा लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, एक अंदाजा है, अंदाजा जान सकते हैं। जो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है, तो जो जीएमपी बता रही है 102 रुपए के आसपास, 1 से 2 रुपए के आसपास जीएमपी बता रही है। तो अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस आ रही है, मतलब 30 रुपए के अंदर तो अलॉट हुआ है, तो 31 से 32 रुपए के आसपास लिस्ट होने की संभावना है। या फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है, मतलब 30 रुपए के आसपास। नेगेटिव लिस्टिंग की संभावनाएं जो है कम नजर आ रही है, क्योंकि छोटा प्राइस बैंड उस हिसाब से लग रहा है कि भी नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होगी। बाकी तो देखिए मार्केट के ऊपर है, कैसी लिस्टिंग होती है, कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, वो तो मार्केट जानता है। तो अंदाजन जो लिस्टिंग गेंस 4 से 5% की उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं। पहले भी इतनी उम्मीद थी, उससे ज्यादा तो थी नहीं, रिस्क ही लिया था हमने। तो अब जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई किया, तो उनकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, जनरली अभी उम्मीद तो कम है कि भाई ज्यादा लिस्टिंग गेंस मिले। तो लिस्टिंग गेंस के लिए जो लोग भी अप्लाई करते हैं, मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेंस जितना भी मिले लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी है। मतलब लोगों ने इसीलिए रिस्क लिया था कि भाई या तो 10% लॉस जाएगा या 10% प्रॉफिट जाएगा। तो 10% मिल गया, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। 1500 2000 रुपए मिल गए, ठीक है। बाकी तो देखिए डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और बाकी देखिए 500 शेयर्स हैं, तो 100 शेयर्स रख भी लिए तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं।
फिर दोस्तों जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, तो ज्यादातर लोगों ने मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया होगा। पता था कि जीएमपी तो चल नहीं रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए लोग अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव ये है कि यूनिक सेक्टर है, अपने आपके सेक्टर में ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। ये क्या करती है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, इंश्योरेंस कंपनी जो उसको पेयर कंपनी बोलते हैं, और जो प्रोवाइडर होते हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, लैब वगैरह है, वो प्रोवाइडर होते हैं जो उनका क्लेम वगैरह जहां पे हम पास करवाते हैं। तो वो उन दोनों कंपनी के बीच में जो बैक एंड का काम होता है, ऑफिस वगैरह का जो भी कागजी कार्रवाई है, वो सारी कंपनी ये काम करके देती है। और इसके जो सारे क्लाइंट्स हैं वो यूएसए के, अमेरिका से हैं। और यूएसए के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो नेसेसरी, जरूरी है, करवाना तो है ही, मैंडेटरी है। तो वहां हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को आप सदाबहार सेक्टर कह सकते हैं। और ये कंपनी जो 24 साल से काम कर रही है, पहले हिंदुजा ग्रुप के अंडर में आती थी, अब अपना पर्सनल सैजिलिटी इंडिया के नाम से ये लिस्ट हो रही है, मतलब अलग से कंपनी है। तो उसको 24 साल से एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, तो ऐसी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ट्रम्प सरकार आई तो क्या मतलब नुकसान हो सकता है? तो देखिए ये 24 साल से कंपनी काम कर रही है, तो ट्रम्प एक बार पहले भी आ चुके हैं, काफी मतलब ये राष्ट्रपति के साथ काम कर चुकी है, तो ऐसी कोई विशेष तो दिक्कत हुई नहीं, एक्सपीरियंस है इसको, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की डिमांड वगैरह वहां पर है। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह अच्छी है, पहले 97% के आसपास, अभी बाद में 82% के आसपास रहेगी, तो बढ़िया बात है। बाकी फाइनेंशियली स्ट्रांग लग रही है, रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बाकी प्रॉफिट मार्जिन्स भी ठीक है, इसके बाद में रिजर्व कैश भी है, ये भी अच्छी बात है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली तो ठीक है। डेट तो है इसके ऊपर, पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है, तो ज्यादा नहीं है, दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अपने रिजर्व से आराम से चुका सकती है, तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो फेस वैल्यू 10 रुपए पर 30 रुपए प्राइस बैंड मुझे लगता है ठीक है, इतना ज्यादा महंगा नहीं कह सकते। और अभी मार्केट कैप रहेगा 14,000 करोड़ रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास जो प्राइस है इसकी, तो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में वैसे ग्रोथ का चांसेस रहते हैं। उसके अलावा एंकर लिस्ट अच्छी आई है, 44% जो आईपीओ का हिस्सा है एंकर्स के पास है, तो मतलब बड़े इन्वेस्टर्स के पास हिस्सा ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा क्यूआईबी पोर्शन भी अच्छा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़े इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी ज़्यादा है, रिटेलर्स के पास कम है, तो स्टेबिलिटी की संभावना ज़्यादा है, स्टेबल रहेगा स्टॉक। ये एंकर्स एकदम से सेल नहीं करते हैं। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव विशेष तो कुछ नहीं लगे मुझे, पूरी स्टेबल और सही कंपनी लगी। हाँ, ये कुछ नेगेटिव्स हैं कि भाई यूएसए से क्लाइंट्स हैं, तो यूएसए की कोई पॉलिसीज में चेंज हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। बाकी कंपनी 24 साल से हैं, काफी प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत आई नहीं है, एक्सपीरियंस है इनको। बाकी ये कि जो डेट है, थोड़ा बहुत फ्रेश इश्यू लाके अपना डेट वगैरह पूरा पे कर सकते, पूरी डेट फ्री कंपनी बन सकते थे, ये अच्छी रहती। बाकी ठीक है, ओवरऑल विशेष कुछ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। हाँ, ओवरऑल अगर देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में ठीक कंपनी नजर आ रही है। पर्सनली मैं क्या करूंगा? पर्सनली मैं तो देखिए, अगर नेगेटिव लिस्ट हो गया, मान लो नेगेटिव लिस्ट हो गया, तो क्या कर सकते हैं? नेगेटिव लिस्ट हुआ तो मैं तो क्या करूंगा कि भाई इसको होल्ड करके रख दूंगा, भाई 1-2 महीने पड़ा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव लिस्ट हुआ, 10-20% का कुछ प्रॉफिट मिल गया, तो मैं हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। देखिए अभी जैसे मेरे पास 2 लाख के शेयर्स मिले हैं, तो 7,000 शेयर्स हैं, तो अगर 10-20% का प्रॉफिट मिला तो क्या करूंगा? 1,000-1,500 शेयर सेल कर दूंगा, बाकी अभी रख दूंगा। फिर मैं देखूंगा मार्केट में इसको रिस्पांस कैसा मिल रहा है। मुझे लगता है रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट दे सकता है, तो इस हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ा 500,000 शेयर निकाल देंगे, फिर थोड़ा बढ़ेगा तो 500,000 शेयर निकाल देंगे, ऐसा मैं करूंगा। बाकी मुझे देख के आप डिसीजन ना बनाएं, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। ओवरऑल कंपनी बैलेंस्ड है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों स्विगी आईपीओ, एक्मे सोलर का आईपीओ, उसकी जो अलॉटमेंट स्टेटस है आज ही की तारीख में आएगा। स्विगी का लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर, एक्मे सोलर का के फिनटेक की वेबसाइट पर। ओवरऑल जीएमपी जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम, ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी खास डिमांड नहीं है। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा। जिंका लॉजिस्टिक्स 13 तारीख को ओपन होने वाला है, लगभग 5% के आसपास जीएमपी बता रही है। वैसे जीएमपी एक अंदाजा है, इसको अंदाजा मानकर ही चलिएगा। फिर दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ, क्या इसने आरएचपी फाइल कर दी है? देखिए जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी देखिए टाइम हुआ है लगभग 8:30 बजे, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी एडिट होगा और टाइम भी लगेगा थोड़ा आने में, ठीक है। तो अभी तक तो कोई आरएचपी को लेकर न्यूज नहीं आई बार, ठीक है। ये मतलब हर जगह न्यूज चल रही है, मनी कंट्रोल वगैरह, ये जो इकोनॉमिक टाइम्स है वहां पर न्यूज चल रही है कि भाई लाइकली टू बी फाइल्ड, आज ही फाइल करने का सोच रहे हैं कि भाई आज ही फाइल हो जाएगी, आज न्यूज आ जाएगी। तो अभी तक तो नहीं आई है। हाँ, वीडियो लाइव होने तक आ जाए तो मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पर अपडेट कर दूंगा, या साइड में स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दूंगा कि भाई आरएचपी फाइल हो गई है, ठीक है। तो वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपडेट आपको मिलता रहेगा, टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज मान लो फाइल नहीं की, जिन लोगों ने आज ले लिया तो वो तो फायदे में रहेंगे, कल फाइल हो गई तो उनको तो फायदा होगा। तो उन्होंने कल भी वीडियो बनाया था, अब फिर भी लोग ऐसे मतलब समझदारी नहीं रख रहे हैं। मतलब मैं तो काफी टाइम से कह रहा हूँ, 6 महीने से कह रहा हूँ, फिर कह रहे हैं कि भाई बताया नहीं। अपडेट आती मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। फिर दोस्तों वारी एनर्जीज का शेयर वो डाउन क्यों हो रहा है? देखिए जब लिस्टिंग हुई थी 2300 लो बनाया था, उसके बाद 3700 हाई गया है। जिन लोगों ने 2300 पे लिया 3700 पर बेच दिया, वो तो फायदे में रहे, उनके मजे हो गए, बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है।
जो लोग अभी होल्ड करके बैठे हैं, मतलब आईपीओ के बाद लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, होल्ड करके ही बैठे हैं, तो उनको लग रहा है, निराशा हो रही है कि क्या करें यार, मान लो 3700 पे बेच दिया होता तो फायदा ही रहते। वैसे मैंने आपको कहा भी था, जिन लोगों को आईपीओ अलॉट हुआ था थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, डबल पे लिस्ट हुआ था, डबल पैसे मिल गए, फिर क्या दिक्कत है। तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया वो तो मजे से बैठे होंगे। बाकी देखिए शेयर अच्छा है, होल्ड करने लायक तो है। अब गिर क्यों रहा है? तो गिर इसीलिए रहा, सबसे बड़ा रीजन अभी ट्रंप जीते हैं, ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट, वो जीते हैं। उन्होंने क्या है कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी पर जो उनको पॉलिसी आई है, वो कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर अभी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तुरंत ही बंद कर देंगे। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है वो फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल डीजल, उनके भरोसे ज्यादा है। और वो कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बिल्कुल भी बंद कर। ये इनके कुछ रीजन होते हैं बिजनेस के, जहां जिनका पैसा लगा होता है उस हिसाब से वो डिसीजन बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अब यूएस में ऐसा डिसीजन है तो अपने क्या फर्क पड़ता है? अपने ये फर्क पड़ेगा, वारी एनर्जीज जो है उसका जो रेवेन्यू ज्यादातर आता है, क्या सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती है, सोलर पैनल जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। तो वो एक्सपोर्ट से इसका जो रेवेन्यू होता है 57% के आसपास, 57% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। वहां से मैक्सिमम लगभग आप 57% के आसपास ही कहें तो यूएसए से ही आता है, वहां से ही इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वहां ऐसी अनाउंसमेंट होगी तो इस कारण क्या है कि इफेक्ट देखने को मिला इसके शेयर पर मुझे लगता है टेम्परेरी इफेक्ट है। ओवरऑल आप अगर ग्लोबल सिचुएशन देखें तो हर जगह देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ही आएंगे। फॉसिल फ्यूल कितने दिन डिपेंडेंट रहेंगे? आखिर तो ये खत्म हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल। फ्यूचर तो यही है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जो सोलर है, पावर है, विंड पावर, यही होंगे। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट देखने को मिल सकता है मुझे लगता है, बाकी ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। कंपनी नो डाउट अच्छी है। हाँ, आने वाले टाइम में ट्रंप की और घोषणाओं पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेगी और मुझे लगता है अपना बॉटम बनाएगा, बॉटम बनाने के बाद वापस तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी मुझे लगता है ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। बाकी मैंने तो आपको शुरुआत में बताया कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो बढ़िया है कि सेफर साइड हो जाती है। कभी डबल पे लिस्ट हुआ है, थोड़ा बहुत ले लिया प्रॉफिट, बाकी शेयर पड़े हैं तो चिंताजनक बात नहीं है। ओवरऑल ठीक है शेयर। हाँ, नीचे आएगा तो मैं भी सोचूंगा, मैंने अभी तक सोचा नहीं, मैंने आपको कह रहा था कि मैं लूंगा, मैंने अभी तक नहीं लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी इलेक्शन हो जाने दीजिए, मार्केट और अप्स एंड डाउन्स दिखाएगा। तो 37 हो गया, वो अच्छी बात है, किस्मत की बात। बाद में डाउन तो आ गया, जैसा अपन ने डिस्कस किया था कि भाई डाउन आएगा, तो वो डाउन तो आ गया है। तो क्लियर हो गई कि वारी एनर्जीज क्यों गिर रहा है और ज्यादा टेंशन करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। बाकी देखिए डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, होल्ड करना, सेल करना, वो आपका डिसीजन है। मैंने सिर्फ आपको जानकारी दे दी है। ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।